नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे दो ऐसे मिड कैप शेयर्स की जिनके लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छे लगते हैं। और ये जो शेयर हैं ये दोनों अलग अलग तरीके के शेयर्स हैं और यूनिक बिजनेस मॉडल है। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि मैं आपको इसमें कोई खरीदने या बेचने की राय नहीं दे रहा हूं। मैं आपको एक फ्रेमवर्क दे रहा हूँ, मेरा एक एनालिसिस आपके सामने पेश कर रहा हूँ और आप अपनी स्वतंत्र स्टडी करें और उसके बाद ही कोई शेयर के खरीदने या बेचने के बारे में निर्णय करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से अवश्य पूछें। तो चलिए शुरू करते हैं शेयर्स का एनालिसिस। तो जो पहला शेयर है वो है सेजिलिटी इंडिया और उसके बारे में शैलेश कुमार मिश्रा जी ने हमसे पूछा है। देखिए, ये जो कंपनी है ये कोई नई कंपनी नहीं है। आपको ऐसा लगता होगा कि ये कंपनी नई कंपनी है क्योंकि इसका आईपीओ अभी आया था, लेकिन ये एक नई कंपनी नहीं है। हिंदुजा ग्लोबल करके कंपनी है जो लिस्टेड स्फीयर में है और उसका एक जो हेल्थ केयर वर्टिकल था वो बेरिंग्स प्राइवेट इक्विटी एशिया ने अगस्त 2021 में ख़रीद लिया था। तो उस कंपनी को इन्होंने सेजिलिटी इंडिया नाम से अलग से लिस्ट करवा दिया और उसको उस कंपनी का वही काम है, एग्जैक्टली वो काम है जो हिंदुजा ग्लोबल अपने हेल्थ केयर वर्टिकल में करता था। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि सेजिलिटी इंडिया आखिर करता क्या है। तो देखिए, मैं आपको एक एक करके ये सारी चीज़ें समझाऊंगा, धीरे धीरे आप समझें। यूनिक बिजनेस मॉडल है और कई बहुत ही कम कंपनियां हैं जो इस क्षेत्र में हैं। उसका कारण ये है कि जिस क्षेत्र में ये ऑपरेट करती है उस क्षेत्र में रेगुलेशन बहुत ही टाइट है। पहले ये समझते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। तो ये बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट या बीपीएम सर्विस प्रोवाइडर है। किसको? हेल्थ केयर इंडस्ट्री को। कहाँ? यूनाइटेड स्टेट्स में। यानी कि इसका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो भारत नहीं है, ये केवल और केवल यूएस में ऑपरेट करते, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। अब ये बीपीएम सर्विस प्रोवाइडर ये क्या हुआ? तो देखिए, इसको सरल भाषा में हम समझ लेते हैं। बिजनेस प्रोसेस क्या चीज़ होती है? जब भी कोई ट्रांजैक्शन हम करते हैं वो जो उसके दौरान जो प्रोसेस होती है ना, उस चीज़ को बिज़नेस प्रोसेस बोलते हैं। अब आप ये कहेंगे ये तो बात ये हुई कि आपने बिज़नेस बोल दिया और प्रोसेस बोल दिया और उसको बोल दिया बिज़नेस प्रोसेस होता है, तो कोई इसका उदाहरण है क्या? तो इसका देखिए, घर में एक उदाहरण लेते हैं अपन। जैसे मान लीजिए आपको ये डिसाइड करना है कि कुछ आपको उस बाज़ार से सामान खरीदना है, ठीक है, और वो रेगुलर सामान नहीं, कोई स्पेशल यूनिक कोई सामान है। मान लीजिए किसी गेस्ट के लिए किसी समारोह में आपको मिठाई लेके जानी है। अब वो आपकी श्रीमती जी और आपके परिवारजन, पेरेंट्स वगैरह मिलके ये तय करते हैं, जो भी डिसीजन मेकर आपके घर में होगा वो ये तय करता है कि भाई कौन सी मिठाई लेकर जाई जाए और कितनी क्वांटिटी में लेकर जाई जाए और किससे लाई जाए, मतलब किस हलवाई से लेके आई जाए। तो अब ये जो डिसीजन है ये आपने कर दिया। ये डिसीजन जो है ना, ये क्रिटिकल डिसीजंस हैं, ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं। लेकिन अब आप आपके घर में कोई बच्चा हो या आपके घर में कोई डोमेस्टिक हेल्प हो, है ना, यानी जो आपके घर में कोई काम करने वाले कर्मचारी हो, उनको आप कह देंगे भैया वहाँ चले जाओ, उस हलवाई के यहाँ से इतनी क्वांटिटी में ये वाली मिठाई ले आओ, ये लो पैसे। उसका काम क्या है? वो जाएगा और जाकर वो अपना सामान ले आएगा। उसने कोई डिसाइड नहीं किया है। जो क्रिटिकल डिसीजन है क्या करना है वो डिसाइड आपने किया है, आपके परिवार ने किया है। और बाकी का जो प्रोसेस है ना, एक जो रूटीन काम है, भाई लाना है वो किसी को भी कह दो, चाहे आप वो क्विक सर्विस डिलीवरी वालों को कह दो, चाहे आपके घर में कोई बच्चा हो उससे कह दो, चाहे आप जाके ले आएं, चाहे आप किसी और से मंगा लें, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो है ना एक ट्रांजैक्शन, वो ट्रांजैक्शन जो रूटीन टाइप के होते हैं बिजनेस में, किसी भी बिजनेस में, उनको
एक किसी दूसरे व्यक्ति को या दूसरी कंपनी को सौंप देना, वो बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है, ये तकनीकी भाषा है, क्योंकि अगर आप तकनीकी भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने कौन जाएगा। तो ये चीज़। अब हेल्थ केयर इंडस्ट्री, अब हेल्थ केयर इंडस्ट्री में दो पार्ट हैं, एक पेयर है यानी कि जो पैसे देने वाला है, और एक है प्रोवाइडर जो हेल्थ केयर प्रोवाइड करने वाला है। तो अब पेयर कौन हुआ, या तो आप खुद हुए, ठीक है, और या फिर इंश्योरेंस कंपनी हुई। तो अमेरिका में ज़्यादातर जो पेयर जिनको बोलते हैं वो मानी देने वाला, पेयर वो PAIR नहीं, PAYER। तो जो देने वाला या हेल्थ केयर की कॉस्ट बियर करने वाला जो है वो इंश्योरर है। तो वो इंश्योरेंस वाले को पेयर, और जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं वो हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स और ये सब लोग हैं। तो ये दो कैटेगरी होगी। तो ये जो सेजिलिटी है ये इनको आउटसोर्सिंग सर्विस प्रोवाइड करती है, किनको, पेयर को यानी इंश्योरेंस कंपनीज को, और प्रोवाइडर्स को मतलब हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को यानी डॉक्टर्स को और हॉस्पिटल्स को। अब आप कहेंगे कि भाई इनमें क्या सर्विस हो सकती है। तो देखिए, जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनका बेसिकली काम क्या है, उनका बेसिकली काम ये है कि इलाज करना। उनका फोकस ये रहता है यार मेरा टाइम और एनर्जी जाए ना, मैं पेशेंट की केयर पे ध्यान दूं। मेरा काम ये कागज़ पत्र संभालना नहीं है, अपॉइंटमेंट देना मेरा काम नहीं है, कौन डॉक्टर ड्यूटी पे आया कौन डॉक्टर ड्यूटी पे नहीं आया इसका हाजिरी रजिस्टर रखना मेरा काम नहीं है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, ऐसी सारी चीज़ों को किसी दूसरी ऐसी कंपनी जो स्पेशलाइज्ड हो, जो उस काम में एक्सपर्ट हो, उसको ठेके पे दे देता हूँ। तो अब देखिए क्या क्या काम होते हैं हॉस्पिटल्स में, बड़े ब्रॉड लेवल पे मैं बता रहा हूँ आपको। पहली बात तो जो पेशेंट का अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना, भाई कब आपका नंबर आएगा, ये डॉक्टर साहब कब मिलेंगे। फिर पेशेंट का रजिस्ट्रेशन करना, फिर ये चेक करना कि भाई वो इंश्योरेंस से कवर्ड है, और कवर्ड है तो कितना कवर्ड है, इस इलाज में करीब करीब कितना एक्सपेंसेस होने के चांसेस हैं। ठीक है, फिर जब वो हॉस्पिटल में मान लीजिए वो एलिजिबल है, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, तो क्या क्या इलाज हुआ और उसकी कोडिंग करना। भाई कार्डियोलॉजी में गया मतलब हार्ट के लिए गया तो उसका इतना, किडनी के लिए गया तो उसका जो कोड है वो अलग है, ताकि उसकी एक मेडिकल हिस्ट्री जो है ना भाई, आप जब तक ये डिसाइड नहीं करोगे किस किस डिपार्टमेंट में गया। अपने यहाँ जो हॉस्पिटल्स होते हैं ना उनमें जनरली क्या होता है, वो नर्सेज होती है ना, वो ड्यूटी पे बैठ के वो लिखती रहती हैं, और फिर उसको वो अपने रिकॉर्ड जो फाइनेंस वाला जो डिपार्टमेंट है जब डिस्चार्ज करना होता है मरीज को, तब वो वहाँ पर वो सारा कागज़ पत्र भेज देते हैं और उसके हिसाब से बिलिंग हो जाती है। तो यूएस में क्या है, कोडिंग के हिसाब से होता है। यहाँ पे बड़े हॉस्पिटल्स में कोडिंग करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉपुलर ये कंसेप्ट अभी है नहीं, केवल कुछ बड़े हॉस्पिटल्स में ही है। फिर क्या है, फिर जब आपका ये रिकॉर्ड बन गया तो आपको इस रिकॉर्ड को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना, भैया तो स्कैन करें या उसको टाइप करें मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, ताकि उसको कहीं से भी कोई भी एक्सेस कर सके। तो एक डेटाबेस क्रिएट हो जाता है। फिर क्या है, कुछ हॉस्पिटल्स में एक टेली हेल्थ की फैसिलिटी होती है कि भाई आप फ़ोन करो और डॉक्टर को भाई मेरे जो है वो चेस्ट में दर्द हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, तो वो बताएगा भाई आप जो ये वाली गोली ले लो या वो ले लो, आपके ऐसा तो नहीं है वैसा तो नहीं है। तो एक ये सारी चीज़ें, और आपको क्या हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत है। तो जो कंसल्टेशन है वो तो ऑफ कोर्स डॉक्टर ही करता है, लेकिन जो उससे पीछे से उसकी जो ये जो सारा टेली हेल्थ से रिलेटेड जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो ये वाली कंपनी जैसे एजिलिटी टाइप की कंपनीज करती हैं। उसके बाद ये रिकॉर्ड का एनालिसिस करती है, भाई कौन सा पेशेंट कितने दिन में ठीक हुआ, वो डेटा एनालिटिक्स का काम है। फिर ये रेवेन्यू साइकिल मैनेज करती है, यानी कि वो भर्ती हुआ तो अब मान लीजिए इंश्योर्ड है, तो इंश्योर्ड में तो बिल तैयार करना, बिल तैयार करने के बाद उसको इंश्योरेंस कंपनी भेजना, इंश्योरेंस कंपनी भेजने के बाद वहाँ से ये निकालना कि भाई इसका क्लेम हुआ कि नहीं, फॉलोअप करना, और अगर क्लेम रिजेक्ट हो गया या कम पास हुआ तो ये पता करना भाई कम पास क्यों हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, या मना कर दें कि भाई इंश्योरेंस इसका तो हो ही नहीं सकता, इसका तो ये तो कवर्ड ही नहीं था इस वाले में, तो उनसे वो डिस्कशन आर्ग्यूमेंट करके इन सब चीज़ों को सेटल करना। अब ये बात हुई जो प्रोवाइडर है यानी कि हॉस्पिटल्स की।
ये काम सेजिलिटी हॉस्पिटल्स के लिए करती है। अब जो हेल्थ केयर इंश्योरर्स हैं उनके लिए क्या काम करती है? तो सबसे पहली चीज़ तो ये क्लेम की प्रोसेसिंग करती है। फिर कॉल सेंटर सपोर्ट है, कोई पूछेगा भाई मान लीजिए नया बिजनेस आने वाला है, भाई इस आपकी पॉलिसी में क्या फ़ायदा है, कैसे क्या है क्या नहीं, वो कॉल सेंटर से रिलेटेड सारे काम इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ पे। फिर नेटवर्क मैनेजमेंट करती है। नेटवर्क मैनेजमेंट का मतलब ये है कि जो कौन कौन से हॉस्पिटल्स है ना हमारी इंश्योरेंस कंपनी के साथ नेटवर्क में है, तो वो कैशलेस की फैसिलिटी जैसे इंडिया में होती है वैसे, तो ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क में अगर हॉस्पिटल्स होते हैं तो वो जो भी इंश्योरेंस कराने वाले हैं वो उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, भाई इसके पास तो सारे हॉस्पिटल्स की फैसिलिटी कवर्ड है वो। और कोई मान लीजिए कोई डिस्प्यूट होता है हॉस्पिटल में और इंश्योरेंस कंपनी में, तो वो भी ये है ना अपने लेवल पे बीच में आके ये उनको सॉल्व कराने में मदद करते हैं, मतलब ये सेजिलिटी वाले। फिर क्या है, जो पेमेंट इंटीग्रिटी, फर्जी पेमेंट नहीं हो जाए, भाई किसी को एलिजिबल ही नहीं उसका फर्जी पेमेंट हो गया, फर्जी डॉक्यूमेंट लग गए, तो वो चेक करना, वो सब भी ये हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के बिहाफ पे करती है। फिर क्लेम्स कॉस्ट मैनेजमेंट, तो ये जो आपने, ये तो बड़ी ज़ोरदार चीज़ है क्लेम और कॉस्ट मैनेजमेंट। ये तो आपने देखा होगा कभी भी आप इंश्योरेंस का, किसी ने आपके परिचित ने आपके आसपास में किसी ने जब हेल्थ क्लेम के इंश्योरेंस कंपनी का भेजा हो अपना क्लेम, पूरा पास नहीं करते वो, उसमें ये काट लेंगे वो काट लेंगे वो काट लेंगे, ठीक है, ये एलिजिबल नहीं है वो एलिजिबल नहीं है, बैंडेज एलिजिबल नहीं है, ये प्रोसीजर एलिजिबल नहीं है। तो वो एक्चुअली क्या है, उनको एक टारगेट होता है कि आप सारा क्लेम पास मत करो, आप जो है ना लिमिटेड क्लेम पास करो, जिसको क्लेम कॉस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। भाई सारा ही आपने 10 लाख रुपए इंश्योरेंस कराया और 10 लाख के 10 लाख आपने पेमेंट कर दिया, तो इंश्योरेंस कंपनी को कुछ बचेगा नहीं ना। तो ऐसे ही हर एक में थोड़ा थोड़ा काटते रहते हैं इनके प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, ठीक है। फिर ये एनालिटिक्स है, कितने लोग किस टाइप के बीमार पड़े, ये आदमी कितनी बार बीमार पड़ा, इसका मेडिकल हेल्थ क्या है, कहीं और से चेक करना, भाई झूठा तो इसने कोई बीमारी अपनी झूठी तो नहीं बता दी, ठीक है। तो ये सारे काम जो सेजिलिटी है ना वो इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ पे करती है। फिर जो इनका रेवेन्यू है वो 89.7% तो इंश्योरेंस कंपनी से आता है। 89.7 यानी करीब 90% तो इनका जो रेवेन्यू आता है सेजिलिटी का वो आता है इंश्योरेंस कंपनी से, और जो 10% 10.3% जो है वो हॉस्पिटल से आता है, ठीक है, इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स, सॉरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। फिर इनके जो टोटल नंबर ऑफ क्लाइंट्स हैं, मतलब जिन कंपनीज़ के लिए सेजिलिटी काम करती है, यूएस में काम करती है, देखिए सारे क्लाइंट्स यूएस के हैं, तो वो है 75, और टॉप 3 क्लाइंट्स यानी टॉप 3 क्लाइंट्स से इनका 66% रेवेन्यू आता है। टॉप 3 क्लाइंट्स जो है ना वो इनको करीब 2/3 रेवेन्यू देते हैं, और बाकी जितने भी क्लाइंट्स हैं ना ये 75 में से यानी 72 क्लाइंट्स, उनसे सिर्फ इनको 1/3 रेवेन्यू मिलता है। तो हाईली कंसंट्रेटेड रेवेन्यू है। फिर ये सर्विस कहाँ से देते हैं, तो देखिए ये क्या है कि इनके 5 ग्लोबल डिलीवरी लोकेशंस हैं, इंडिया में है, फिलीपींस में है, यूएस में है, कोलंबिया में है, जमैका में है। तो वहाँ से ये अपनी ये वाली जो सर्विसेज है ना वो देते हैं। तो बेसिकली कॉल सेंटर टाइप की और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से ये सारे आउटसोर्सिंग के काम ये करते हैं। ये 5 लोकेशंस इनकी हैं। इनकी स्ट्रेंथ क्या है, देखिए अमेरिका का जो मार्केट है ना वो बहुत ही ज़्यादा रेगुलेटेड है, तो इसमें क्या है कोई कंपनी आसानी से एंटर नहीं कर सकती, ठीक है, जब तक कि उसका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड नहीं हो या वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी नहीं हो, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करती हो, तब तक अमेरिका के हेल्थ केयर मार्केट में उसका घुसना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसको ये बोलते हैं कि इस मार्केट में, अमेरिका के हेल्थ केयर मार्केट में हाई बैरियर टू एंट्री, आसानी से आप एंटर नहीं कर सकते। इसका मतलब कि कॉम्पिटिटर नहीं आएगा। फिर ये फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ जो है ना, मतलब वर्ल्ड की जो बड़ी कंपनीज़ होती है ना, बहुत बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली जो कंपनीज़ हैं वो इनकी क्लाइंट्स हैं, और वो उनसे इनके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। तो देखिए जब आप अच्छी सर्विस दे रहे हो तभी ये लोग आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वरना आपसे कॉन्ट्रैक्ट छोड़ देंगे, उनको तो कोई कमी है नहीं, वो किसी दूसरे को ढूंढ लेंगे। फिर इनका जो यूएस का हेल्थ केयर मार्केट है ना वो बहुत ही ज़्यादा ल्यूक्रेटिव मार्केट है रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वहाँ पे एक ट्रेंड चल रहा है आउटसोर्सिंग का, ठीक है। तो जितने भी अदर देन मेडिकल केयर है ना, मतलब हेल्थ केयर
कोर हेल्थ केयर, मतलब बीमार की तीमारदारी या बीमार को जो है ना बढ़िया तरीके से मैं ठीक करके जल्दी से जल्दी घर भेज दूं, इस पे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स का फोकस हो रहा है और चीपर कॉस्ट में काम हो जाए, इस पे फोकस हो रहा है। ठीक है, तो ये फिर वीकनेस क्या है? देखिए ये जो इंडस्ट्री है ना, जिसको बीपीएम बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट इंडस्ट्री बोलते हैं, इसमें एट्रिशन बहुत ज़्यादा, छोड़ के चले जाते हैं लोग, क्योंकि दूसरी जगह मौका मिल जाता है। तो इनका जो एट्रिशन है, अब आप ये देखिए, वो इस साल Q4 2025 में 32.5%, यानी 100 में से 32 या 33 लोग जो है ना वो छोड़ के चले गए इस क्वार्टर में। 100 में से 33 लोग, आप समझ लें कितना ज़बरदस्त एट्रिशन है। फिर जब ऐसे कंडीशन है, जब मौके ज़्यादा होते हैं, तो फिर क्या होता है, आपको तनख्वाह बढ़ानी पड़ती है। तो तनख्वाह आप बढ़ाओगे है इन लोगों की, जो आपके कर्मचारियों की, तो ऑफ कोर्स आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में फ़र्क आएगा। फिर क्या है, एक जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इनका, जैसे मैंने बताया, जो टॉप 3 क्लाइंट्स हैं उनसे 2/3 रेवेन्यू आता है। तो क्लाइंट कंसंट्रेशन रिस्क है, यानी कि अगर मान लीजिए किसी एक या दो क्लाइंट ने किसी दूसरी कंपनी को पकड़ लिया इस एरिया में, तो इनकी तो रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी जो है ना उसका बाजा बच जाएगा। तो देखिए, रेवेन्यू की बात अगर करें तो Q4 25 में इनका जो रेवेन्यू है वो कांस्टेंट करेंसी में 17.7% बढ़ा है। अब ये कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ क्या होती है? देखिए, मान लीजिए इन्होंने $100 में, सेजिलिटी ने $100 में करार किया किसी कंपनी से। ठीक है, मान लीजिए वो एकमात्र कंपनी है जिसके यहाँ से इनको रेवेन्यू आता है, और Q4 24 में ₹डॉलर रेट जो है ना वो 80 रुपये, यानी $1 80 रुपये का था। तो आपको कितने रुपए मिलने चाहिए? 8,000। ठीक है, अब 80 मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है, $100 और $1 का 80 रुपये। अब आपकी कोई बढ़ोतरी नहीं मान लीजिए, तो यहाँ पर जब आप आएंगे Q4 25 में, तो मान लीजिए डॉलर की रेट 90 रुपये हो गई, आपकी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू वही 100 रुपये रही, आपने कोई ग्रोथ नहीं की उसमें, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट ऐड नहीं किया है, फिर वही 100 रुपये आपकी $100 की आपकी रेवेन्यू हुई अगले क्वार्टर में। अब डॉलर रुपी रेट जो है ना वो 90 रुपये हो गई, तो आपको कितनी रेवेन्यू आई? 9,000 रुपये। जब आप खाते बही देखेंगे ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे, तो आप ये बोलेंगे वाह, 80 से मतलब 8,000 रेवेन्यू से 9,000 रेवेन्यू होगी। लेकिन ये गलत बात है ना, उस कंपनी के ऑपरेशंस ने थोड़ी कुछ किया, उस कंपनी के ऑपरेशंस ने तो अभी भी $100 कमाए। तो ये जो कंपेयर करते हैं वो कहते हैं कांस्टेंट करेंसी। इसका मतलब क्या है, मैंने डॉलर में जितना कमाया ना, पिछली बार 100 कमाया, रेट क्या थी 80, अब जो मैं डॉलर में इस बार यानी Q4 24-5 में कमा रहा हूँ, उसको भी मैं 80 से मल्टीप्लाई करूँगा, जो पिछले क्वार्टर की रेट थी। 90 में इसे मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, जो इस क्वार्टर की रेट। तो इसको कांस्टेंट करेंसी बोलते हैं। यानी उस टाइम भी फिर आपको ये पता लग जाएगा, यार उस टाइम भी ये 8,000 इनकी रेवेन्यू थी, इस बार भी जो है ना 8,000 रेवेन्यू है, तो कोई खास कंपनी ने ग्रोथ की नहीं। तो जो रुपी डॉलर का जो फ्लक्चुएशन है उसको एडजस्ट करने के लिए जो तरीका काम में लिया जाता है उसको कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ बोलते हैं। अब इनका जो मार्केट कैप देखें तो वो 21,900 यानी 21,900 करोड़ रुपए, ROE 7.3 है जो बहुत ही कम है, डेट टू इक्विटी 0.17 है जो ये बहुत तेज़ी से कम कर रहे हैं। ठीक है, और प्राइस टू अर्निंग 41 है, वो हायर साइड में है। जो प्रमोटर है उनके पास 82.39 है, बहुत ही अच्छी बात है, 82.39%। FII के पास 3.39% है, DII के पास 7.47 और 6.75 जो है % वो पब्लिक के पास है। तो ओवरऑल ये देखें तो देखिए कंपनी जो है, एक तो इसका PE रेशियो जो है ना वो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, और जो इसमें अच्छी बात मुझे लगी वो ये है कि एक यूनिक बिजनेस मॉडल है। और इस तरह की एक और कंपनी है जिसका हमने एक पूरा वीडियो बनाया था, वो इन्वेंचरस नॉलेज सॉल्यूशंस का। मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल दूंगा, तो आप एक बार उसको भी देख लें
और उसके साथ इसको कंपेयर कर लें इस कंपनी को, और उनमें से जो बेटर लगती है उस हिसाब से आप इन शेयर्स पे आप एक बार विचार करें। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। यदि आप स्टॉक मार्केट से संबंधित कोई जानकारी चाहते हो या किसी कंपनी के एनालिसिस के बारे में आपको मन में कोई शंका हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताएं, मैं यथासंभव उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन जो हमें अंबादास वाघमारे जी ने भेजा है और उन्होंने मनोरमा इंडस्ट्रीज़ के बारे में पूछा है। तो देखिए बड़ी एक इंटरेस्टिंग और यूनिक कंपनी है बिजनेस मॉडल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये कहते हैं कि हम जो है वेस्ट टू वेल्थ क्रिएट करते हैं, यानी हम कचरे से संपत्ति जनरेट करते हैं, पैदा करते हैं। अब ये कैसे है, तो देखिए पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये करते क्या हैं। तो ये बेसिकली कोकोआ बटर इक्विवेलेंट और फ्रैक्शनेटेड फैट्स और बटर्स ये बनाते हैं। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। तो देखिए जब चॉकलेट बनती है तो उसमें जो आपको अरोमा या खुशबू और जो उसका जो स्मूथनेस जो होता है ना, वो जिस चीज़ के कारण होता है वो होता है, उसको बोलते हैं कोकोआ बटर। कोकोआ बटर जो होता है वो जो कॉफ़ी के बीन्स होते हैं उनको एक पर्टिकुलर प्रोसेसिंग के बाद उसमें से एक फ़ैट निकाला जाता है और उस फैट को कोकोआ बटर का नाम दिया जाता है। तो ये बटर क्यों, देखिए जो डेयरी वाला बटर जो होता है ना उसी की तरह इसका टेक्सचर होता है और उसी की तरह ये मुलायम होता है। मतलब आप उन दोनों में जो डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो इतना ही डिफरेंशिएशन उसमें होता है कि वो तो डेयरी प्रोडक्ट का मक्खन है और ये जो है ना कोकोआ बीन्स का मक्खन है, ठीक है। इसलिए उसकी शक्ल सूरत, उसकी जो तासीर है, उसकी जो फील है, उसके कारण ये जो कोकोआ से जो फैट निकलता है इसको बटर बोलते हैं। और ऐसे ही जितनी भी सीड से जो फैट निकलता है उसको उस सीड का बटर बोल देते हैं, ठीक है। अब ये कोकोआ बटर इक्विवेलेंट क्या होता है, तो क्या होता है कि चॉकलेट की में अगर सारा ही कोकोआ बटर डाल दिया जाए तो उसमें वो महंगी हो जाती है। तो जैसे यूरोपियन यूनियन में ये परमिटेड है कि चॉकलेट का जितना वज़न है उसका 5% कोकोआ बीन इक्विवेलेंट आप डाल सकते हो, यानी वो कोकोआ बीन का बटर नहीं होता है, वो उससे सिमिलर चीज़ होती है। और वो जो बटर निकलता है या वो जो फैट निकलता है वो किसी अन्य पौधे के बीज से निकलता है। तो ये जो कंपनी है मनोरमा इंडस्ट्रीज़, ये जो है ये कोकोआ बीन्स के अलावा कुछ पेड़ों के बीजों को प्रोसेस करके उनमें से एक बटर निकालती है जो कोकोआ बटर की तरह ही होता है और उसी की तरह के उसमें गुण होते हैं। वो कोकोआ बटर नहीं है लेकिन उसी तरह के गुण होते हैं। तो 5% तक ये जो कंपनी जो सामान बनाती है मनोरमा इंडस्ट्रीज़, वो 5% तक वो सामान आप चॉकलेट में ऐड कर सकते हो, ये परमिटेड है। और इसी कारण से ये जो कोकोआ बटर इक्विवेलेंट है इसकी डिमांड विश्व भर में है और विश्व भर की कन्फेक्शनरी कंपनीज, चॉकलेट कंपनीज इसको इस्तेमाल करती हैं। अब इसका एक दूसरा उपयोग भी है। तो जैसे कोकोआ बटर इक्विवेलेंट है, ऐसे ये फ्रैक्शनेटेड फैट्स एंड बटर्स भी बनाते हैं। चीज़ वही है, वो बीज से कुछ ऐसे फैट निकालना जो कोकोआ बटर इक्विवेलेंट हो या वो किसी अन्य काम में काम आते हों, जैसे कॉस्मेटिक्स में, जैसे फार्मास्यूटिकल में और जैसे कन्फेक्शनरी में। अपने जो बिस्किट्स हैं, अपने बेकरी आइटम है, उसमें भी ये सब चीज़ें जो ये कंपनी प्रोड्यूस करती है मनोरमा इंडस्ट्री, वो सब चीज़ें काम आती हैं। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो कंपनी है ये कौन से पेड़ों के बीजों से ये कोकोआ बटर इक्विवेलेंट और फ्रैक्शनेटेड फैट्स एंड बटर्स प्रोड्यूस करती है। तो देखिए ये भारत में कुछ पेड़ों से
पेड़ों के बीजों से। और अफ्रीका में एक शे करके पेड़ होता है, SHEA, तो उसको शिया नहीं बोलेंगे, उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो शे है, SHAY करके उसको प्रोनाउंस करते हैं। तो भारत में जो ये बीज जिनसे ये सब बटर्स बनाते हैं, मतलब फैट बनाते हैं, वो हैं साल, मैंगो, कोकम, महुआ। ये जो ट्रीज़ हैं इनके बीजों से ये बटर्स बनाते हैं। और अफ्रीका में जो है वो शे के पेड़ से बनाते हैं। और वेस्ट अफ्रीका में लगभग 1 बिलियन पेड़ हैं। अब ये क्या करते हैं कि ये जंगलों में इन्होंने आदिवासियों के ग्रुप्स बना रखे हैं। वो आदिवासी जंगल में जाके ये साल के, मैंगो के, महुआ के और इसी तरह कोकम के, इस तरह के पेड़ों के नीचे जो बीज गिर जाते हैं उनको इकट्ठा करते हैं, उनको धो के साफ़ करते हैं और इनको एक पर्टिकुलर रेट पे इस मनोरमा इंडस्ट्री को बेच देते हैं। और ये जो वेस्ट अफ्रीका में भी ऐसा ही सिस्टम है, वहाँ जो आदिवासी है वो ये शे के पेड़ के बीज इकट्ठे करते हैं नीचे गिरे हुए और उनको ले जाके धो के वो इनकी कंपनी जो है, वो इनकी जो सब्सिडरी है वो वहाँ पे इनको ख़रीदती है और विशाखापट्टनम पोर्ट के थ्रू ये रायपुर, जहाँ पर इनका प्लांट है बिरकानी में, वहाँ पर भेज देती है, जहाँ ये इसको प्रोसेस करके ये उसमें से जो भी चीज़ है, मतलब मक्खन और तेल और ये समझ लें आप, ठीक है, वो सब निकाल लेती है। और निकालने के बाद वो जो आइटम है, जो उसका एक्सट्रैक्ट है, उसको तो ये एक्सपोर्ट कर देते हैं। और जो उससे जो भूसा निकला है, मतलब ऑयल और फैट निकला हुआ जो भूसा हुआ, ठीक है, डी ऑयल्ड केक जिसको बोलते हैं, मतलब ऑयल निकला हुआ भूसा, उसको ये पशु आहार वालों को बेच देते हैं। तो बेसिकली ये इनका बिजनेस है। तो अब जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज इनके ग्राहक हैं। तो फॉर्च्यून 500 में कंपनी, यानी बड़ी विश्व की बहुत बड़ी कंपनीज जो हैं, उनमें से कई कंपनीज इनके ग्राहक हैं, जैसे लॉरियल है, जैसे बॉडी शॉप इंटरनेशनल, ये तो कॉस्मेटिक्स में, फिर मॉन्डेलीज हुआ, नेस्ले हुआ, हर्शी हुआ। तो ये सारे जो हैं ये चॉकलेट वाले में और ये चॉकलेट सिरप वगैरह बनाने वाली जो कंपनीज हैं वो इनके ग्राहक हैं। अब ये बात तो ठीक है, लेकिन इनका कितना प्रोडक्शन इंडिया में खपता है? तो देखिए, डोमेस्टिक केवल इनका प्रोडक्शन 27% होता है, यानी प्रोडक्शन का 27% वो भारत में खपता है और बाकी 73% जो है ना वो एक्सपोर्ट होता है। अब इनकी स्ट्रेंथ क्या है? तो देखिए, इनकी जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि 30-35 साल से इस बिज़नेस में इनका प्रोक्योरमेंट नेटवर्क, यानी कि वो जो बीज हुआ वो बीजों को उठाना और इकट्ठा करके इनको देना, ये इनका रॉ मटेरियल है। तो ये जो है इनका बड़ा एस्टेब्लिश्ड नेटवर्क है, काफ़ी टाइम से उनकी ये जो आदिवासी समूह जो है उनसे इनकी रिलेशनशिप है। फिर इनका जो कस्टमर बेस है ना, आप देखिए कितने बड़े बड़े नाम हैं, तो बड़ा रेपुटेड है, डाइवर्सिफाइड भी है, फार्मा में भी हैं, कॉस्मेटिक्स में भी हैं, फिर आपके चॉकलेट वाले में तो हैं ही, कन्फेक्शनरी में भी हैं, तो डाइवर्सिफाइड भी है, रेपुटेड भी है। तो कम से कम इनका जो बिज़नेस है ना, वो जो मतलब ये नहीं प्रॉब्लम आती कि जो माल है ना इनका पड़ा रह जाएगा। अब वीकनेस क्या है? देखिए, पहली चीज़ ये है कि इनकी जो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री है ना, इनको मेंटेन करनी पड़ती है। भाई वो बीज का जो सीज़न होता है ना, वो तो एक पर्टिकुलर सीज़न होता है, उसी में बीज आता है। तो आपने वहाँ से तो पहले तो आपको इकट्ठा करना है और पूरे साल का माल आपको उन बीजों से बनाना है। तो रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री इनको रखनी है, इसके साथ इनको फिनिश गुड्स की भी रखनी है। भाई 2-3 महीने की इन्वेंट्री तो ये रखेंगे ताकि कहीं से ऑर्डर आ जाए तुरंत उनको ये भेज सकें, ठीक है। फिर क्या, तो दो तो ये। तीसरा क्या है कि जो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन है ना, क्योंकि 73% एक्सपोर्ट में करते हैं, तो जब ये 73% एक्सपोर्ट करते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज जो आता है और उन रुपी डॉलर में, जनरली व्यापार ये रुपी डॉलर में होता है, तो जो डॉलर की रेट फ्लक्चुएट होती है तो इनके जो मार्जिन्स पे हिट भी आ सकता है, फ़ायदा भी हो सकता है इनको। फिर क्या है, जो गवर्नमेंट रेगुलेशन ने जैसे बताया कि यूरोपियन यूनियन में 5% जो चॉकलेट बटर इक्विवेलेंट है वो आप डाल सकते हो वज़न का, मतलब 100 ग्राम चॉकलेट है तो उसका 5% यानी कि 5 ग्राम जो है वो आप चॉकलेट बटर इक्विवेलेंट डाल सकते हो। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका में आपको ये डालना अलाउड नहीं है। तो मान लीजिए कहीं ऐसा रेगुलेशन चेंज हो जाए तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है।
फिर तो आपकी डिमांड घट जाएगी। फिर क्या है, लेकिन मैंने कहा कि भाई डाइवर्सिफाइड एरिया में है, ये कॉस्मेटिक्स वालों को भी बेचते हैं, ये कॉन्फेक्शनरी वालों को भी बेचते हैं, ठीक, चॉकलेट वालों को भी थोड़ी बेचते हैं, फार्मास्यूटिकल वालों को भी बेचते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए ऐसा लगता है कि डिमांड तो इनकी काफ़ी है। फिर क्या है, एक और चीज़ है कि जो MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, बीज उठा के जो ये लाते हैं उनको एक सर्टेन गवर्नमेंट ने प्राइस उसकी फिक्स कर रखी है कि उस रेट पे बेचना। मान लीजिए उससे अगर हायर प्राइस हो जाती है तो ऑफकोर्स इनके मार्जिन्स पे डेंट आता है। अब मार्केट कैप की बात करें तो 8250 करोड़ का इनका मार्केट कैप है, ROE 28% अच्छा है। जो डेट टू इक्विटी है वो 1 है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया वो उस कारण से है कि इनका जो है ना, इनको रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स की इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ती है। दूसरी बात क्या है कि इन्होंने अभी एक नया प्लांट लगाया था जिससे ये बटर पैदा करने का, लेकिन हुआ क्या कि वो प्लांट में डिले हो गया। और जब प्लांट में डिले हुआ, पैसा तो आपने ले लिया, कर्जा तो आपने ले लिया, और प्लांट लगाने में डिले हो गया, तो आपको इन्वेंट्री भी मेंटेन करनी पड़ेगी। उसके लिए रॉ मटेरियल तो पहले से आप इकट्ठा करके रखेंगे ना, उस चक्कर में इनका जो डेट टू इक्विटी है ना वो 1 हो गया, और PE 74 का है। ये 2 चीज़ें जो है ना ये बड़ी नेगेटिव हैं फिलहाल अभी तक के जितने एनालिसिस उसमें किया है। उसमें 2 साल की सेल, 3 साल की सेल जो है वो 40% अप है, 3 साल का प्रॉफिट जो है ना वो 67% अप है। फिर क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस जो है ना वो नेगेटिव है इस साल की। अब वो उसका कारण मैंने आपको बता ही दिया कि इन्वेंट्री इतनी मेंटेन करनी पड़ती है। फिर क्या है कि जो इनका कैश कन्वर्जन साइकिल है वो 539 डेज़ का है। वो बीज को उठाएंगे, फिर प्रोसेस करेंगे, उसकी इन्वेंट्री मेंटेन, क्योंकि आपका जो जितना भी कलेक्शन है वो एक टाइम में होता है, और जो आपकी सेल होती है ना वो धीरे धीरे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम होती है। इसलिए इनका कैश कलेक्शन साइकिल इतना बड़ा है। प्रमोटर के पास 54.42 है, जो अभी रिसेंटली थोड़ी सी 2-3% कम हुई है। FII के पास 2.81 है, DII के पास 5.14 है, और पब्लिक के पास 37.64 है। तो ये सब देखूँ, ओवरऑल मैं एनालिसिस देखूँ तो ये क्या है कि ये इसके ऊपर आपको केवल नज़र रखनी चाहिए। अभी इसका कोई मुझे फाइनेंशियल ऐसे नहीं लग रहे जो इसके बिजनेस मॉडल को है ना सपोर्ट करता। तो जब तक ये डेट कम नहीं हो, जब तक कि इनका ये जो कैश कन्वर्जन साइकिल है ये थोड़ा सा इम्प्रूव ना हो, ठीक है, तब तक जो है ना, क्योंकि डेट अगर इनका कम हो जाएगा और अगर अपनी इंटरनल अक्रूवल से, मतलब खुद जो पैसा कमा रहे हैं उससे अगर ये डेट रीजनेबल टाइम में ख़त्म कर सके, मतलब उस डेट को अगर ये रीपे कर सके तो बहुत ही अच्छी बात होगी। तब इस कंपनी में और 4 चांद लग जाएंगे। लेकिन PE अभी जैसे मैंने बताया 74 का है, और अभी रिसेंटली जो है इस शेयर में बहुत बड़ी तेज़ी आई है। तो थोड़ा सा धैर्य रखें, जल्दबाजी ना करें। कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, अभी कंपनी के फाइनेंशियल्स इतने अच्छे नहीं हैं। तो मेरा ये अनुरोध है, जब भी लें मंदे में लें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।